नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास की। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने शुरू किया था चंद वंश को, और चंद वंश के बारे में हमने एक पार्ट में पिछली वीडियो में बात कर लिया है, जहाँ पे हमने शुरुआत की थी चंद वंश के सोमचंद से। और इन्होंने ही चंद वंश की स्थापना की थी, जिसके बाद हमने बहुत सारे यहाँ के राजाओं को कवर किया था। और अंतिम जो राजा यहाँ पे हमने पढ़ा था पहली वीडियो में, वह पढ़ा था वीरचंद। तो वीरचंद तक हमने अपनी पिछली वीडियो में बात कर ली है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वीरचंद से आगे को बढ़ेंगे। तो वीरचंद के बाद जो अगले शासक आए, 10वें शासक, वह आए रूपचंद, जिनके बारे में कुछ अच्छा उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ अच्छा क्या, कोई उल्लेख नहीं मिलता है। रूपचंद के बाद आए लक्ष्मीचंद, इनके बारे में भी ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं। फिर आए धर्मचंद, कर्मचंद, 14वां आए कल्याण चंद प्रथम। फिर आए निर्भय, या फिर इन्हें नामी चंद कहा गया। फिर आए नरचंद। फिर आए 17वें राजा नानकी चंद। ठीक है, इनका कार्यकाल जो रहा 1177 से 1195 के बीच रहा था। ठीक है, तो नानकी चंद के संबंध में है कि नानकी चंद के शासनकाल के दौरान जो है कुमाऊं में डोटी के चल्ल शासक थे अशोक चल्ल। उन्होंने 1191 में कुमाऊं क्षेत्र में आक्रमण किया था। ठीक है, अब इनके आक्रमण की पुष्टि कहाँ होती है, तो इनके आक्रमण के दौरान इनके उत्तराखंड में दो अभिलेख प्राप्त होते हैं। पहला है गोपेश्वर अभिलेख, जो कि 1191 ईस्वी का है, और दूसरा है बाड़ाहाट त्रिशूल अभिलेख, यह है 1209 ईस्वी का। तो इन दोनों अभिलेखों से अशोक चल्ले के कुमाऊं में आक्रमण की जो है पुष्टि मिलती है। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछली बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। गोपेश्वर अभिलेख कब उत्कीर्ण किया गया था, या फिर बाड़ाहाट त्रिशूल अभिलेख कहाँ पे स्थित है, इनकी स्थिति, इनके सन, और किस राजा से संबंधित है। ठीक है, किस राजा से संबंधित है, अशोक चल्ले से। उस समय कुमाऊं का शासक कौन था, तो नानकी चंद था। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, और हर तरीके से इसमें सवाल बनते हैं। फिर नानकी चंद के बाद आए रामचंद। फिर आए 19वें शासक भीष्मचंद। फिर मेघचंद, ध्यानचंद, पर्वतचंद, और फिर आए 23वें राजा थोहरचंद। थोहरचंद के बारे में भी ऐसी कुछ विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, ना ही कुछ ऐसा कोई इनका विशेष कार्यकाल रहा है। तो इनके बारे में सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कुछ इतिहासकार जैसे कि फ्रेजर और हैमिल्टन, इन दोनों के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन है, थोहर चंद है। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार किसको मानते हैं, मैंने पहले भी बताया था, सोमचंद को। ठीक है, और सोमचंद को ही चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। परंतु कुछ इतिहासकार हैं जैसे फ्रेजर हैं एंड हैमिल्टन हैं, इनके अनुसार जो है यहाँ के शासक थे थोहर चंद, इन्होंने ही चंद वंश की स्थापना की थी। फिर है अगला 24वां राजा कल्याण चंद द्वितीय। फिर है अगले राजा त्रिलोक चंद। ठीक है, त्रिलोक चंद जो थे चंद वंश के पहले राजा हुए जिन्होंने राज्य विस्तार करने वाला शासक थे। ठीक है, तो अभी तक जितने भी राजा हुए, इन्होंने एक काली कुमाऊं यानी कि चंपावत में ही अपना शासन किया, और उसके बाद अन्य जनपदों में अपना शासन नहीं ले गए। तो त्रिलोक चंद जो थे पहले राजा थे जिन्होंने अपना राज्य का विस्तार आगे को भी किया, और अन्य जो क्षेत्र थे उनको जीतने के लिए इन्होंने आक्रमण किया। तो त्रिलोक चंद ने सबसे पहले जो है छकाता परगना पर, नैनीताल पर विजय प्राप्त की। ठीक है, छकाता परगना नैनीताल का क्या है, नाम है। ठीक है, पहले जो थे इसको छकाता परगना कहा जाता। ठीक है, छकाता का मतलब होता है छह खात। ठीक है, छह हो गई संख्या, और खात मतलब हो गए तालाब। ठीक है, छकाता, इसीलिए इसको कहा जाता था छकाता, छह ताल, यानी कि छकाता परगना नैनीताल पर इन्होंने सबसे पहले विजय प्राप्त की। और त्रिलोक चंद ने ही जब नैनीताल में अपना विजय स्थापना की तो भीमताल में एक किले का निर्माण कराया था। तो पूछ सकता है भीमताल में किले का निर्माण किसने करवाया था, तो त्रिलोक चंद ने करवाया था।
ठीक है। और इस तरीके से सवाल भी आता है, चकाता परगना किसका प्राचीन नाम है, तो यह किसका है, नैनीताल का। और चंद शासक में पहला शासक कौन था जिसने राज्य विस्तार किया, तो वह थे त्रिलोक चंद। फिर इनके बाद आए डमरूचंद, धर्मचंद, अभयचंद। ठीक है। अभयचंद के बारे में प्रमुख ये है कि यह पहला शासक था जिसने अपने अभिलेख जो है उत्कीर्ण करवाए। ठीक है। अभी तक जितनी भी जानकारियां हैं वह तथाकथित हैं, किसी के द्वारा सुनी गई हैं, और परंतु जो अभयचंद है इन्होंने सबसे पहले चंद वंश में अपना जो है कोई भी अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। इसके बाद सभी शासकों ने लगभग अपने जो है अभिलेख उत्कीर्ण करवाए, जहां से जानकारियां जो है पुख्ता होती हैं। फिर है अगला सवाल, सॉरी अगले शासक है गरुड़ ज्ञानचंद, यानी कि ज्ञानचंद। ठीक है। तो ज्ञानचंद चंद वंश के पहले शासक थे जो दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक से भेंट कर उनको नजराना प्रस्तुत किया था। ठीक है। चंद वंश से पहले शासक जो कहाँ गए, दिल्ली गए, और दिल्ली के तत्कालिक शासक फिरोज शाह तुगलक से इन्होंने भेंट की और उनको क्या किया, नजराना प्रस्तुत किया। ठीक है। और इसी के बाद जो बादशाह महमूद तुगलक थे, इन्होंने ज्ञानचंद को किसकी उपाधि दी थी, गरुड़ की उपाधि दी थी। इसके बाद इनका जो राज्य चिन्ह है वह गरुड़ हो गया। इससे पहले चंद वंश का राज्य चिन्ह कैसा था, गाय था। जिसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे ही गरुड़ ज्ञानचंद को या ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि मिली, इनने अपने राज्य चिन्ह ने भी क्या कर दिया, गरुड़ कर दिया। तो पूछ सकता है कि वह शासक कौन था जिसने अपने राज्य का चिन्ह बदल के गरुड़ कर दिया था, तो वह थे गरुड़ ज्ञानचंद, यानी कि ज्ञानचंद। फिर है इन्हीं के पॉइंट हैं, ज्ञानचंद के सेनापति का नाम नीलू कठायत था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीलू कठायत के बारे में अक्सर सवाल आते हैं, और नीलू कठायत को इसने कुमाया खिल्लत की उपाधि दी थी। ठीक है। तो सवाल इस तरीके से बन सकते हैं कि कुमैया खिल्लत की उपाधि किसने धारण की थी, तो नीलू कठायत ने, और किसने दी थी, ज्ञानचंद द्वारा दी गई थी अपने सेनापति नीलू कठायत को। सेरा खड़कोट में इनका एक ताम्रपत्र मिलता है, सेरा खड़कोट, जो कि पिथौरागढ़ को कहा जाता है, पूरा प्राचीन नाम है पिथौरागढ़ का। कि ताम्रपत्र में इसका विजय बम, जो कि कहाँ का, डोटी का शासक था, के साथ भूमि संकल्प मिलता है। ठीक है। तो सवाल इस तरीके से आते हैं कि सेरा खड़कोट ताम्रपत्र किसके साथ किया गया था, तो ये किया गया था विजय बम के साथ, भूमि संकल्प। और कौन से चंद वंश का शासक कौन था, तो ज्ञानचंद था। यह क्या था, एक भूमि संकल्प था। फिर इस ताम्रपत्र में है जो है सेरा खड़कोट पिथौरागढ़ के ताम्रपत्र में ही ज्ञानचंद के लिए राजाधिराज महाराज का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इस तरीके से सवाल आते हैं और पूछे भी जाते हैं, पुराने कुछ पेपरों में पूछा भी गया है। तो ये चीज़ अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद के लिए राजा धीराज महाराज का प्रयोग किया गया है। फिर है विजय बम के मझेड़ा ताम्रपत्र में इन्हें राजा विजय ब्रह्मा उल्लेखित किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ज्ञानचंद के लिए कि ज्ञानचंद चंद वंश का सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाला शासक था। ठीक है। शुरुआत से सोमचंद से लेकर अंतिम शासक तक सबसे ज़्यादा वर्षों तक अगर किसी ने शासन किया है तो वह है ज्ञानचंद, यानी कि गरुड़ ज्ञानचंद। कुल 45 वर्ष की अवधि तक इन्होंने कुमाऊं में शासन किया। ठीक है। तो चंद वंश में सबसे ज़्यादा शासन करने वाले शासक हो गए। अगले शासक हैं हरिचंद, इनके बारे में कुछ खास है नहीं। फिर है उद्यानचंद। तो उद्यानचंद के बारे में जो खास है वह है, उद्यानचंद ने 1 साल का कर माफ़ किया था। अपनी जितनी जनता थी, अपना शासनकाल में इन्होंने 1 साल का कर पूरी जनता पे माफ़ किया था। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है, पुराने समय पे जनता पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे और उनसे वह कर वसूला जाता था, परंतु उद्यानचंद ने अपने कार्यकाल के दौरान 1 साल का कर क्या किया, माफ़ किया। तो ये सवाल में इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से सवाल आते हैं कि चंद वंश का कौन सा शासक था जिसने अपनी प्रजा के लिए 1 साल का कर माफ़ किया था, तो वह थे उद्यानचंद। ठीक है। उद्यानचंद के बारे में एक प्रमुख चीज़ है, उद्यानचंद ने चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चंपावत का बालेश्वर मंदिर बहुत ही प्रमुख है और बहुत ही रोचक कहानी भी जुड़ी हुई है यहाँ से, क्योंकि बालेश्वर मंदिर का निर्माण जब
उद्यान चंद ने करवाया, तो उसके बाद जो यहाँ के मिस्त्री थे तो उनके भी इन्होंने शाहजहाँ की तरह हाथ कटवाने चाहे और हाथ काट भी दिए थे। तो उन्हीं राजमिस्त्री ने अपनी पुत्री के साथ मिलकर एक हथियार नौले का निर्माण कराया था। किसका? चंपावत में ही एक हथियार नौले का निर्माण कराया था। क्योंकि यह एक हाथ से बनाया था इसलिए इसको क्या कहा गया? एक हथियार नौला कहा गया। उसी के समान एक समतुल्य बहुत ही सुंदर कलाकृति बनाएगी, एक सुंदर नौला बनाया गया उत्तरा चंपावत में ही, ताकि क्या हो, वह बालेश्वर मंदिर के समान ही अच्छा लगे। जैसे कि शाहजहां ने किया था ताजमहल के समय, अपने सभी मिस्त्रियों के हाथ काट दिए थे ताकि वह सी कलाकृति दोबारा ना बने। ऐसा ही एक किया था उद्यान चंद ने, परंतु जो वहाँ के राजमिस्त्री थे उन्होंने अपनी पुत्री के साथ मिलके चंपावत में ही दूसरी जगह पे सैनिकों से छुप के एक नौले का निर्माण कराया, जिसे बाद में एक हथिया नौला कहा गया। ठीक है। बालेश्वर मंदिर निर्माण में गुजरात के ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मिलता है और इनके अभिलेख भी मिलते हैं यहाँ पे कुंज शर्मा तिवारी के नाम से। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है बालेश्वर मंदिर के निर्माण में। गुजरात कहाँ के स्थान भी महत्वपूर्ण है, कहाँ के? गुजरात के। और क्या नाम है इनका? कुंज शर्मा तिवारी। एक तरीके से ये आर्किटेक्ट के रूप में वहाँ पे कार्यरत थे और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया बालेश्वर मंदिर के निर्माण में। ठीक है। फिर उद्यान चंद के बाद जो अगले शासक आए वह आए आत्मचंद द्वितीय और हरिहर चंद द्वितीय। ठीक है। यहाँ तक क्या थे? चंद वंश के शासक थे। आज हम इतनी ही बात करेंगे हरिहर चंद द्वितीय तक। इसके बाद जो अगले शासक हैं उनको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी चंद शासकों के बारे में अच्छे नोट्स मिले होंगे और चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ इसको शेयर भी कर देना और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम इसका अगले पार्ट में अन्य जो इनके राजा बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।